समतल दर्पण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उसके गुणों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो, तो उसमें आपसे इसके प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्नों को पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुणों के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कहाँ बनता है और उसके क्या क्या गुण हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर, किसमें, तो लंबाई में वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, आभासी, वस्तु के बराबर तथा दर्पण के पीछे बनता है। इस लाइन को थोड़ा सा हम एक किरण आरेख के द्वारा समझ लेते हैं जल्दी से कि ये जो हम लाइन बोल रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, आभासी, वस्तु के बराबर तथा दर्पण के पीछे बनता है, वह किस तरीके से है तो देख लीजिए। मान लिया ये क्या है, एक समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है। यहां पर एक वस्तु, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति से चलने वाली प्रकाश किरणें इस समतल दर्पण पर पड़ रही हैं। तो मान लेते हैं हम यहां पर इस व्यक्ति से होकर चलने वाले दो प्रकाश किरणों को हमने यहां पर ऐसे गुजार दिया, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें कहां पर आके पड़ती हैं, तो समतल दर्पण पर पड़ती हैं और यह यहां से परावर्तित होकर ऐसे निकल रहा है। अब एक चीज यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है और वह देख रहा है, यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है। अब यहां पर एक चीज आप देखिए क्या हो रहा है कि ये प्रकाश किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे ये प्रकाश किरणें यानी परावर्तित किरणें आगे बढ़ रही हैं, इनकी बीच की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात हम क्या सकते हैं कि अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, तो यह एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। अगर इन किरणों को हम पीछे ले जाएं तो यह एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसा कि अभी हम प्रतिबिंब को आपको बता रहे थे, प्रतिबिंब की परिभाषा को, तो उसमें बता रहे थे किसी बिंदु से पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहां पर कहीं बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, तो ये देखिए, पहले तो ये किसी बिंदु पर मिलता हुआ, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज हो गया। सीधा, ये बिल्कुल देखिए
जैसे आ रहा है पीछे जाने पर वहीं पर काट रहा है, ना कि नीचे की तरफ काट रहा है। तो यह भी क्या हो गया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा वस्तु के बराबर, यानी कि यह जितना बड़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण के पीछे ही बन रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज था इसका किरण आरेख जानना कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। अब इसमें अगला है, इसी इमेज पे हम सब बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर किरण आरेख हमने खींचा है तो मेजर करके नहीं खींचा है, हो सकता है इसको किरण आरेख खींचने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन इसके जो गुण बताएंगे उसको आप ध्यान रखिएगा। तो दर्पण से जो वस्तु जितनी दूरी पर होता है, मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। यानी कि अगर कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 10 मीटर पीछे ही बनेगा। ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, या कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई h है, इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2, यानी कि अगर इस वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वह वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि यदि वस्तु की ऊंचाई h है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम h/2। यानी कि अगर कोई 10 मीटर की वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमको दर्पण कितना बड़ा लेना पड़ेगा, यानी 10/2 यानी कि 5 मीटर का हमको दर्पण लेना पड़ेगा। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट क्या है इसके गुण में कि यदि मान लीजिए कि कोई दर्पण सामने रखा हुआ है और आप उसमें दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, यदि यह व्यक्ति इस दर्पण की तरफ v वेग से गति कर रहा है, यानी कि v चाल से वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उसकी तरफ 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि दुगनी चाल से। यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v चाल से दौड़ता है तो प्रतिबिंब उस व्यक्ति की ओर उसके दुगने यानी कि 2v चाल से दौड़ेगा। और इसमें गुण क्या है, इसको मिटा देते हैं। ये जितने भी चीजें हम बोले हैं आप उसको चाहें तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, उसको धीरे धीरे आप पास करके लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जितना लिखेंगे लिखने में टाइम लेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, जो कि लेंथी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें है दर्पण है। अब यहाँ पर तो एक दर्पण है, अब हम यदि 2 दर्पण ले लें और उसको किसी एंगल पे रख दें, यदि हम 2 दर्पण लेके उसको किसी एंगल यानी किसी कोण पर रख दें, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रकाश समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंबों की संख्या। यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर रख दिए जाते हैं तो उसके बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो समतल दर्पण यानी कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर रखे हुए हैं तो दर्पण द्वारा या दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी, मान लेते हैं यदि n है तो वह हो जाएगा आपका 360 यानी 360 बटा थीटा।
ये एक व्यापक सूत्र है सिर्फ। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर रखे हुए हैं तो उनके बीच स्थित यानी कि उसमें रखा हुआ जो वस्तु है उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए एक व्यापक सूत्र है। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अपान थीटा, यानी 360 बटा थीटा। अब इसमें व्यापक ये तो सूत्र हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि 360 बटा थीटा का मान, यदि 360 अपान थीटा का मान सम है तो प्रतिबिंब की संख्या यानी कि n, तो प्रतिबिंब की संख्या n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा माइनस 1, यानी कि जितना आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि दो दर्पण हैं जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे हुए हैं, यानी थीटा बराबर कितना दे दिया, 90 अंश। अब इसके बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो n इज इक्वल टू 360 अपान 90 बराबर कितना आया, 4 आया। लेकिन 4 एक क्या है, सम संख्या है, इसका मान सम संख्या है, तो वास्तव में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगी 4 ऋण 1 बराबर 3। यदि 360 बटा थीटा का मान सम आ रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, उसमें से एक हम घटा देंगे। दूसरा क्या है, इसको मिटा रहे हैं। यदि 360 बटा थीटा का मान विषम हो तो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 360 अपान थीटा, यदि हम दो दर्पण को 40 अंश के कोण पर रख दें तो यानी कि 40 का जब भाग देंगे तो आपका जो आएगा मान वो कितना होगा, n बराबर 9 आएगा। तो यदि 360 बटा थीटा का मान विषम हो तो इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। अगर हम दर्पण को किसी एंगल पे रखे हैं और उस एंगल से 3/60 का मान विषम आता है तो वहां पर वस्तु पर निर्भर करता है कि उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इसमें क्या होता है, यदि इस दूसरे में पहला क्या होगा, यदि वस्तु दर्पण के समद्विभाजक, यानी कि अगर 40 अंश के कोण पर है ये दोनों दर्पण, तो वस्तु यदि उसके बिल्कुल ये जो समद्विभाजक आ रहा है अगर बिल्कुल उसी पर रखा है, वस्तु दर्पण के समद्विभाजक पर स्थित है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो n इज इक्वल टू हो जाएगी 360 अपान थीटा माइनस 1। अगर दर्पण मान लीजिए कि ऐसे एंगल पे रखा हुआ है जिसमें 360 अपान थीटा का मान विषम भी आ रहा है, लेकिन समद्विभाजक वस्तु कहां पर रखा हुआ है, बिल्कुल उसके दोनों कोणों के मध्य में रखा हुआ है, तब भी आपका जो वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 360 अपान थीटा माइनस 1। और यदि समद्विभाजक पर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर हो जाएगा 360 अपान थीटा, यानी कि जो आएगा विषम मान वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यदि दो दर्पण एक दूसरे से 40 अंश के कोण पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके मध्य में यानी कि इसके दोनों दर्पण के समद्विभाजक पर एक वस्तु रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 360 अपान 40 माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसको ध्यान में रखना होगा। और यदि वस्तु इसके समद्विभाजक पर नहीं रखा है तब वस्तु प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 अपान 40, यानी कि आपका ये विषम तो आ ही रहा है।
तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है कि यदि 360/θ का मान विषम हो तो भी यहाँ पर दो कंडीशन होता है। यदि वस्तु को समद्विभाजक पर स्थित किए हैं तो -1 करेंगे, अगर समद्विभाजक पर नहीं है तो उसको 360/θ पर ही छोड़ देंगे। अगर समतल दर्पण के प्रतिबिंबों से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक, जैसे हाँ एक टॉपिक छूट गया क्या, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रम होता है, यानी कि पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ये सर है तो सर की जगह पैर नहीं दिखाई देगा, यानी लेटरली आपको उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको पार्श्व उत्क्रमण। यानी कि अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड है दर्पण में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा और जो लेफ्ट हैंड है वह राइट हैंड दिखाई देगा। इसको कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, न कि आपका सर के जगह पैर दिखाई देगा और पैर की जगह सर दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको ये सभी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुण हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या दिक्कत है, उसको पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा और इस पर आधारित आप प्रश्नों को ढूंढिएगा। अगर समतल दर्पण में इससे ज्यादा आपको कुछ भी मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता दीजिएगा, वो भी ऐड कर दिया जाएगा इसके बाद जब भी समतल दर्पण का वीडियो बनाया जाएगा तो। और हाँ, पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दर्पण के सामने रखने के पश्चात भी वैसे ही होते हैं जैसे कि दर्पण के सामने रखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वह उनके सममित आकृति के कारण ऐसा होता है। अब वो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर हैं ये आप ढूंढिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनको दर्पण के सामने रखने के पश्चात भी उसमें वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि दर्पण के सामने रखने पे दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो गोलीय दर्पण पर बनेगा, तो आप इसको देखिए और समझिए और इसको इस तरीके से लिखकर आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में दर्पण के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में पढ़ा हमने। अब जो दर्पण का दूसरा भाग था यानी गोलीय दर्पण, जिसको हमने कहा था कि हम अगले अध्याय में गोलीय दर्पण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वह क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में, उसमें कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पहला इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे, तो गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर हम लोग जानेंगे, जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, विलंब, मुख्य